अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। दिस इज मी और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक से इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। तो उनके पास इस्लामाबाद चलते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। आज वैसे ना आपको देखे ज़्यादा वो वाली फील आ रही है, बड़े खूबसूरत लग रही है, मज़े की लग रही है। और ख़ासकर जो ये कलर है ना, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे इलाकों में ना अच्छे शगुन के लिए इसको पहना जाता है। बहरहाल अब प्यारी लग रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है ये बात जो मैंने हरमीत बाजी से की है, ये मैं आप लोगों से आज दोबारा करती हूँ कि जैसे कहा जाता है ना कि सलाम करने में पहल करें, आपको तारीफ़ करने में भी पहल करनी चाहिए। खुद ने मर्द की करनी है, एक औरत ने एक औरत की करनी है, मर्द ने औरत की करनी है। जनाब आप तारीफ़ किया करें, अप्रिसिएशन आपका खून डबल कर देती है। वो आपकी खूबसूरती का हो, किसी अच्छी आदत का हो या आपके काम का हो, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी थॉट के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। होपफुली कि आपका वीक का पहले 2 से 3 दिन जो है वो बिजिएस्ट गुजरे होंगे, बेहतरीन गुजरे होंगे। लेकिन हम मिड ऑफ द वीक में तो हरमीत पाजी ऐसे स्विच करके आ जाते हैं, अभी तो वीक शुरू होता है, अभी तो हम फर्स्ट वर्किंग डे और अचानक से हम मिड ऑफ द वीक में आ जाते हैं। बस 2 से 3 दिन रह गए और फिर जो कि मंथ ऑफ आज़ादी है, तो हमारी जो तैयारियां हैं, आपकी भी मेरी भी, 14 अगस्त की बहुत सारी ट्रांसमिशंस जो हैं उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी आपके साथ कैसे मनानी है, उसकी तैयारी गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम कर रही है। लेकिन हमारी हुकूमत क्या तैयारी कर रही है? अगर हम बात करें कौमी असम्बली की तहलील की, और अगर बात करें नए निगरान सेटअप की तश्कील की, इंतखाबात की तारीख की, ये वो तमाम चीज़ें जो कि आज की पॉलिटिकल सिनेरियो की हाईलाइट्स हैं, जिसके बारे में हर एक हल्के में चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन ये सारे सवाल जू के तू है हरमीत पाजी, नहीं मिल रहा तो इसका जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन अलबत्ता इस बात को अब मानना पड़ेगा कि हम इस चीज़ के बहुत करीब हो चुके हैं। 13 अगस्त 2018 को बनने वाली ये कौमी असम्बली, जो कि 15वीं असम्बली थी पाकिस्तान की, लेकिन अब जो है वो 12 को ये मुद्दत, यकीनन 13 को ये मुद्दत पूरी हो रही है। लेकिन चूँकि हुकूमत ने पहले ही इसका ऐलान कर दिया है, तो 9 यानी आज की तारीख जो है वो दी गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने की। सोहा, अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें हमारे मुल्क की जो पार्लिमानी रिवायात हैं, अगर उसको देखा जाए ना, तो कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी की हो। और हमने ये देखा कि बल्कि माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपको याद होगा कि वो इनिशियल डेज थे कि जब नेहरू का ये बयान आया, आयूब खान साहब का दौर था, और नेहरू साहब का ये बयान जब आया कि पाकिस्तान में मैं इतने अपनी शलवार में नाड़े नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बदले जाते हैं। तो उसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से ये पार्लिमानी रिवायत को रखा गया, फिर हमने ये देखा, चाहे असम्बली को मैं काफ़ी अरसे से कवर करता रहा, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऊपर नीचे सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे कि जो रिवायत है। कल मैंने देखा कि बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जिनसे सवाल किया गया कि 5 साल की ये मुद्दत जो अब पूरी हो रही है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? और बहुत सारे उसमें हुकूमती अरकान जो थे उनका इशारा था कि नहीं, क्योंकि जो कवानीन और जो चीज़ें, और फिर हमने देखा है कि जिस तरह मछली मंडी का एक बाजार लगता है ना, आप कभी सुबह के सवेरे कभी जाएं मछली लेने के लिए, खासकर ये चाइनीज जितने भी होते हैं इनकी दुकानों में जब जाए, अजीब सा माहौल होता है। तो यहाँ पे यही सूरत हाल होती थी। हम देखते थे कि दस्ते गिरबां होते थे अरकान पार्लियामेंट, एक दूसरा तीसरे को सुनने को तैयार नहीं। यही चीज़ हमने टेलीविजन की स्क्रीन पर देखी है। अगर मुफाद आमा की बात की जाए, अगर आवाम की खिदमात की बात की जाए, तो इनसे पूछा जाए कि अपने अपने हल्के में अब तक इन्होंने क्या किया है। अभी जो फंड जारी हुए हैं, अभी ये जाके फंड और इलेक्शन के करीब करीब दिनों में ये बहुत सारे इफ्तिताह तो करेंगे, लेकिन वहाँ के हल्कों के हालात इतने अबतर हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो उनसे पूछ के आप पता कर सकते हैं कि किस किस्म के हालात, और जब से ये पार्लियामान में बैठे तब ये अपने अपने इलाकों में कितनी दफा गए। आप किसी भी किसी आम पाकिस्तानी से अगर आप जाकर शॉर्ट की सूरत में फील्ड में सवाल करते हैं, जिस चीज़ का रोना वो रोता, अगर वही हम स्क्रीन पे बल्कि कल तो हमने ऐसे बॉक्स दिखाए भी थे आपको कि आवाम जो है वो इस वक्त जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान है वो है सिर्फ एक बिजली का बिल। मतलब हम बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम बढ़ती महंगाई की बात नहीं कर रहे, हम आपके जो आपके रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, उसमें 30% एक आम आदमी में इजाफा हुआ है, हम उसकी बात नहीं
कर रहे, हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली के बिल और बिजली के नर्ख एक बार फिर से महंगे हो रहे हैं। इतने हैवी अमाउंट जो आपके घर में आ रही है, 6,000 7,000 बिल आता था उसका 12,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा था उसका 60,000 आ रहा है। तो ये डबल प्राइस उसकी वजह से बिजली के बिल नहीं है सबसे बड़ा मसला ये है कि कारोबार ठप पड़ा है। आप किसी दुकानदार से पूछें, यकीन माने किसी रेहड़ी वाले के साथ खड़े हो जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो बेचारा, मैं कल की बात है, एक रेहड़ी वाले के साथ मैं खड़ा था, कुछ दाने मैंने खरीदने थे, तो मैंने जब पूछा उनसे तो उसने कहा कि सरदार साहब 17,000 रुपए का बिल आया है। बच्चे जो हैं मेरे पास, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जो इनकम है डेली 500 रुपए में कमाता हूँ, 500 रुपए में मेडिसिन लेके जाऊं या खाना लेके जाऊं या मैं आटा लेके जाऊं, क्या क्या मैं लेके जाऊं, सब्जी लेके जाऊं, बच्चे जो है वो 3 बच्चे हैं मेरे, उनको पालूं या मैं 17,000 रुपए का बिल दूं। तो रोजगार की अगर शरह है वो आप जहां पे भी जाएं, कारोबार लोगों के ठप पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हालात हैं। तो सवाल ये बनता है कि ये जो हमारे टैक्सेस से पार्लियामान ये पहुंचते हैं, क्या इन्होंने आम आदमी के लिए क्या किया? कितनी, अगर हम आस पड़ोस की इसलिए बात करते हैं कि आप नजर दौड़ाएं कि बेरोजगारी की बात की जाए या गुर्बत से निकालने की जो शरह है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है हमारे आस पड़ोस में, निकाल गया है लोगों को। 23 करोड़ लोग जो हैं, मोदी से हम जितना भी बड़ा भुला उसको कहें, लेकिन वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, उसने तकरीबन 23 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल लिया है। इसी तरह बांग्लादेश की हालत बहुत बदल गई है, लेकिन हमारी हालत, कभी हम अमीर हुआ करते थे, हमारी जो आबादी थी ना, लोग हमारे काफी अमीर हुआ करते थे, आज वही लोग जो हैं, आप एक तो हम देख रहे हैं कि जो अमीर है वो जहां जिसका बस चले, जो ताकतवर है वो तो वही और ज्यादा अमीर हो रहा है, लेकिन जो गरीब है, जो मिडिल क्लास हमारे जैसा आम आदमी है, वो और उसकी जिंदगी जो है अबतर हो रही है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है। पाक व हिंद के बाद हमने ये देखा कि एक दिन के अगर कुछ अरसे की बात की जाए तो एक साथ मार्ज़े वजूद में आने के बाद भी हमने इस अरसे में जिस तरह से तरक्की करता भारत को देखा है, उसको अप्रिशिएट को हम डिस्कस करना मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, ताकि समझ आ सके कि हम भी उनके साथ नहीं, आप उसको छोड़ लें, आप बांग्लादेश की हालत ले लें, 50 साल पहले हमसे आज़ाद हुआ है। हाँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बट ऑल दो ये सारे सवाल, बल्कि ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो हम हुकूमती वज़रा और हुकूमत में इक़्तिदार में बैठे लोगों से ज़रूर करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई भी सामने आना नहीं चाहता। खैर, आज की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम के आज के पूरे प्रोग्राम के रनडाउन में हमने आपसे क्या क्या शेयर करना है। 15वीं कौमी असम्बली में आपको पता है कि एक सदर, 2 वज़रा आज़म, 2 स्पीकर, 2 डिप्टी स्पीकर रहे, ये टेन्योर रहा। और इसके बाद अगर 13 अगस्त 2018 की बात की जाए तो जी 13 अगस्त को 2-4 दिन के बाद ये मुद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन चूंकि हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि 9 को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तो आज जो है वो वफाकी काबीना और कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास होगा। इसके बाद हमने देखना है कि निगरान सेटअप जो है उसके प्रोलॉन्ग करने के टेन्योर के लिए जितनी तगद और मेहनत की गई है वो आखिरकार रंग लेके आ रही है। मरदमशुमारी की और नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की जो बात की जा रही है, जो कंफर्म किया जा रहा है, उसके मुताबिक हरमीत हमें सिर्फ मरदमशुमारी करने में 4 माह और उसके बाद इंतखाबी अमल में कम से कम 2 माह, मतलब 6 माह कहीं भी नहीं गए। हम ये कह सकते हैं कि 2023 वो साल है जिसमें इंतखाबात नहीं होंगे। pretty मच क्लियर है। राना सनाउल्लाह के नाम से कल किसी निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि 2023 जो है वो इंतखाबात का साल नहीं हो सकता। तो ये तो हुकूमत की तरफ से काफ़ी हद तक क्लियर है। बट ऑल दो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के प्रोग्राम में और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और चूंकि हम बात कर रहे हैं रन डाउन की, तो हमने ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस तो करना है। आजकल टॉप स्टोरीज ये चल रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे रन डाउन में बाकी सेगमेंट भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा हमने अपने प्रोग्राम में बड़ा क्रेडिट भी दिया है और बड़ी जगह भी दी है। तो कुछ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है लेकिन बाहर भी रह के पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं। मैं हैदराबाद का एक लड़का जिसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर उन्होंने सहाफ़त में भी अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दी। उसके बाद जब वो बाहर गए तो उन्होंने डिग्री की क्रिमिनल लॉ में और उसके बाद अब जो है वो डिप्टी शेरिफ के तौर पर उन्हें अपॉइंट किया गया है अमेरिका में। सो बेसिकली आज उनको प्रोग्राम में अपने साथ लेंगे, ये सक्सेस स्टोरी जो है वो हमसे शेयर करेंगे और हम आपसे शेयर करेंगे। और तो आगे बढ़ेंगे और आगे आपको बढ़ते हुए मसाइल जो हैं उसकी हमेशा हम बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन सेहत का सेगमेंट हरमीत इसको हम मिस नहीं कर सकते। बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स ना होने की वजह से हमारे अस्पताल जिस जबूहाली का शिकार है वो हमें पता है। डेंगी एक बार फिर से इसका ख़तरा जो है वो लोगों के सरों पर मंडलाने लगा है। मानसून और बारिशों की वजह से हालात काफ़ी अबतर हो गए हैं, तो इसको भी आज डिटेल इसके सेगमेंट करेंगे ताकि आप प्रिकॉशंस क्या करनी है और किस तरह से करनी है इस हवाले से आपको गाइड और अवेयर किया जा सके। सो ये है हमारा आज का रनडाउन, इसको डिटेल में शुरू करेंगे एक क्विक सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौमी असम्बली की तहलील, निगरान सेटअप की तश्कील, इंतखाबात की तारीख, ये कुछ अहम चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हमने प्रोग्राम में बात करनी है अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अगर निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बात की जाए, जो उसकी तैयारी की गई थी, उसका आगाज़ जो है वो मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने से हुआ और उसके बाद फिर नई मरदमशुमारी होगी तो नई हल्का बंदियाँ होंगी और वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो फाइनली अब 6 माह से ज़ायद जो है वो निगरान सेटअप लेगा। 2023 क्या साल होगा इंतखाबात का, ये नहीं, इस पर हम बात कर लेते हैं। जफर हलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट कल किसी निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये थी कि 2023 क्लियरली इंतखाबात का साल नहीं होगा। सर, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराना, फिर हल्का बंदियाँ होना, फिर इंतखाबी अमल के लिए 2 महीने चाहिए, 6 महीने तो ऐसे गुजर जाएंगे। 2023 में आपको कहीं किसी तौर पर भी इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, ये कमेंट भी साथ ही कर दें कि अगर नहीं तो निगरान सेटअप को जो प्रोलॉन्ग करने की इतनी तैयारी की गई, इसकी वजूहात, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या नजर आते हैं आपको? जी बिल्कुल, ये चाहते यही हैं कि ये चलते जाए, 2024 में जाके शायद करें अगर इन पे बहुत प्रेशर पड़ा, मगर अब वो डिफरेंट है बहुत चीज़ों पे, मगर इस साल तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल ये तो पक्का है। अब दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि देखिए ये किया क्या है कि क्यों इलेक्शंस को माने ये जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मेरे ख्याल में उससे पता चल जाएगा कि ये इलेक्शंस 2004 में भी होंगे कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं है और वाकई एक होल्ड ओवर कैंडिडेट है जो सिर्फ होल्ड द फोर्ट किस्म का कैंडिडेट, तो फिर नहीं होगा। मगर तो ये बड़ा जरूरी है होना, पता करना कि किसको इन लोग नॉमिनेट कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। जफर हलाली साहब, अगर हम देखें 5 साल आज मुद्दत पूरी हो जाएगी इस असम्बली की। वैसे तो हमने कल देखा कि अरकान पार्लियामेंट जो थे वो खुद मुतमईन नहीं थे, लेकिन आप कितने मुतमईन हैं सर इस कच्ची पक्की जमहूरियत के ये जो दावेदार हैं और फिर जब पार्लियामान में पहुंच जाते की हो जाते हैं वही भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको दोबारा से लाइन और उनसे इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। हरमीत, एक और बड़ी अहम चीज़ भी जिसके बारे में हमने बात करनी है, चूँकि अपोजिशन से अच्छी खासी ना बनने की वजह से जब ये हुकूमत शुरू हुई तो हमने देखा कि कानून साजी कोई बेहतरीन अंदाज में नहीं हो सकी, या यूँ कहें कि हो ही नहीं सकी। लेकिन आखिरी चंद दिनों में या आखिरी चंद हफ्तों में जो तारीख कानून साजी हुई है उस पर भी अगर हम बात करें तो क्या पे दर पे कवानीन, क्या पे दर पे आपकी तरमीम जो है वो और वो जो है उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो हम जानते हैं। अच्छा, वैसे आपने देखा होगा सब बड़ा मसला जो था पैमरा के हवाले से आपने एक चीज देखी होगी, क्योंकि हमेशा जो भी हुकूमत आती है, जो भी पहले जब ये अपोजिशन में होते हैं इनका बयानिया अलग होता है। हमारे साथ सवाल पुट कीजिएगा उनको। जी साहब, 5 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है, कैसे देखते हैं इस टेन्योर को आप? कौन सा टेन्योर की बात कर रहे हैं आप? इमरान सर ये जो गुजर दोनों की एक का तो कट शॉर्ट हो गया था, वो जिस तरीके से चल रहा था लग रहा था कि कुछ उम्मीद थी लोगों को, मगर 1.5 साल जो ये गुजरा है, इन्होंने किया क्या है भाई? इनका सिर्फ एक चीज वो कहते हैं ना, टू बी फिक्स्ड, और वो है उनका परफॉर्मेंस के अलावा और हर चीज ठीक रहा है, माने कि और क्या कह सकते हैं आप? अच्छा सर, चलिए इस पर कमेंट कर दें। अगर हम इस हुकूमत की बात करें, जो मैं पीडीएम हुकूमत की 12 जमातों की कोलिशन की बात करूं मैं, तो सर हमने देखा कि शुरू में तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो ऐसे नहीं बन सकी, तो कोई कानून साजी, कोई तरमीम हमने देखी नहीं। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में जो कवानीन पास हुए हैं, जो तरमीम हमने देखी, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 की अगर हम बात करें, फिर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की अगर हम बात करें, तो सर ये तमाम चीज़ें जो रिकॉर्ड पे दर पे तरमीम और कानून पास हुए हैं, सर ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन नहीं थी कि बहुत जल्दी में जाते अजीब नहीं थी। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप देखेंगे, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जब छपेगा अगले साल, उसमें लिखा जाएगा कि 15 मेंबर्स पार्लियामेंट में 60 एक्ट्स पास किया और 60 बिल पास किए, और वो 60 बिल कुछ ज्यादातर पढ़े भी नहीं गए थे। तो आप चाहते हैं कोई सीरियस किसी बात पे हो, बड़ा मुश्किल है।
दूसरी बात ये आपको जरूर मैं कहूंगा कि ये इसका मकसद इतने सारे पावर्स इकट्ठे और इतने सारे पावर्स को बिल के शेप देने क्यों, एक ही वजह हो सकता है, इनका कोई इरादा ही नहीं है जाने का। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलाही साहब, अगर हम देखें आपका तवील अरसे से और आपने देखे हैं, लेकिन जितने भी वज़ीर आज़म हमारे आए वो मुद्दत नहीं पूरी कर पाए, क्या कोताहियां, क्या गलतियां, क्या वो अपने आप को वज़ीर आज़म 3 साल बाद समझने लगे, क्या यही गलती थी सर उनकी? नहीं, मेरे ख्याल में बस बात असल ये है कि जो भी आया है उनकी जगह में और जिस तरीके में से वो गए वो बताता ये है, लोग लाते हैं और भेजते हैं, वो उनका टेन्योर जो गवर्नमेंट का तो 5 साल का होता है, वो 3 साल का होता है। तो वो 3 साल में फैसले करना चाहते हैं मेरे ख्याल। सर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल जो कोर कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो चेयरमैनशिप है वो इमरान खान के पास ही रहेगी टिल जब तक वो हयात है। अब क्या देखते हैं इसका मुस्तकबिल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का फैसला भी किया है कि हम आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन और इंतखाबात कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर कहाँ पे है वो आइन जो कहता है कि 90 दिन के अंदर बाय हुक और बाय क्रुक इलेक्शन होने चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और ये सवाल आप चीफ जस्टिस से भी पूछना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए, मगर जब उन्होंने एक फैसला दिया था आइन के मुताबिक फॉलो किसने किया था? तो अब वो भी बेचारे क्या जवाब दे सकते हैं इस बात पे, किसी को नहीं पता है। सर पाकिस्तान सर परसों आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो साहब की जो तकरीर थी, काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी थी, और जिसमें ये कहा गया कि मुस्तकबिल के लिए मेरे और मरीम नवाज के लिए कम से कम ऐसे हालात ना पैदा किए जाएं कि हम भी एक दूसरे के बाद जो इख्तिदार में आएगा जेल में। सर अब हम देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को आप सर? मेरे ख्याल में एक और क्या कहते हैं बिल पास होना था, 62 नंबर बिल, जो इन लोगों को प्रोहिबिशन होता कि आपके कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो पार्टी लीडर है, उसके रिश्तेदारों को वो नहीं नॉमिनेट करेगा, वो बल्कि पार्टी हिस्सा में भी नहीं लेंगे। जैसे आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है, तो ये भी एक इस किस्म का अगर बिल होता तो अच्छा ही होता, तो फिर इनको ये तकलीफ नहीं होती ऐसी बातें करने का और सोचने का कि बाप ने क्या किया। मैंने क्या देखिए ये मरूसी दिस हेरिडिटरी, ये तो क्या, ये कैसा है, ये ऐसे बातें ये कर रहे हैं और हमें सुनना पड़ता है, इसलिए कि उनको अब क्या है, मोनोपोली है प्रेस का, हर चीज का जो पब्लिसिटी मिलता है। सर लास्टली इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर की आप बात करें तो नो डाउट हमने एक इमर्जिंग ना सिर्फ पार्टी के तौर पर बल्कि पर्सनालिटी और सोशल मीडिया, अगर हम इसे पार्टी कहें तो वो गलत नहीं होगा, बहुत फेम था, बहुत लोग फॉलो करते थे या करते हैं। अब आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मैं तो देख रहा हूँ कि देखिए सीधी सादी बात है कि एक इलेक्शन हुआ था और उस जो पेशावर में हुआ था, और उसमें तो उनका तो कोई 7,000 वोट से 20,000 वोट उन्होंने दिया है, और मौलाना साहब के जो वोट थे वो 13,000 थे। तो अगर ये कोई भी इंडिकेशन है तो ये तो लगता है कि अगर फेयर इलेक्शंस हों और ठीक तरीके से हों और इंशाल्लाह होंगे तो ये फिर स्वीप कर जाएगा। लगता तो ऐसा ही है ना। और अगर वो नहीं हो तो फिर पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सर ये जो जी सर जी ये सर जो फैसला आया है इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर रिव्यू करें, बिकॉज आपका इस हवाले से पूरा टेन्योर और ये सारे 150 से ज़ायद केसेस हमने भी इसको स्टडी किया, आपने इसको देखा होगा। अभी जो फैसला आया है जिसके मुताबिक नाअहल भी किया गया है, जुर्माना भी किया गया है और डिस्क्वालिफिकेशन भी सामने है और सज़ा भी सामने है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आप क्या इस पर कोई कानूनी मुशावरत मज़ीद डिस्कशन हो सकती है? वहाँ मेरे ख्याल में अभी देखिए सीजेपी पे है, ये उनके पास ये केस जाएगा, मगर मेरा तो अपना ख्याल है अगर उन्होंने इनको कोई जादू हो गया और रिस्टोर भी कर दिया और ये सब चीजें खत्म भी कर दें, ये फिर री अरेस्ट हो जाएंगे। आखिर वो अलकादर केस भी तो तैयार है, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा ही चलता रहेगा। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक दिस मॉर्निंग।
और उनकी बातें जो थी हरमीत वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल। और हम एक हेल्पलेस फील कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं ऑन स्क्रीन के इतने सारे सवाल करने के बात बाद है सोहा के इलेक्शन के हवाले से हर शख्स, हर दूसरा शख्स से आप पूछें तो वही परेशान इसलिए एक ही नजर सवाल आता है है कि कहीं ना कहीं उसको उम्मीद नजर आती कि हाँ कोई नया सेटअप आएगा तो कुछ डिलीवर कर जाएगा। यानी मायूसी है, हर तरफ मायूसी। और जब तक इलेक्शन नहीं होता, जिस तरह हम देख रहे हैं कि निगरान सेटअप की जो तैयारी हो रही है और पहले से बहुत सारे नाम तैयार हो चुके हैं सोहा, जो अनकरीब आपको भी पता चल जाएगा कि जो मुख्तलिफ पार्टियों से उनका ताल्लुक है। कहा तो जा रहा है, आइन में लिखा है कि भाई नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे नाम जो है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से शामिल किए गए हैं निगरान सेटअप के लिए, जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज पे आएंगे। तो ये 90% श्योरिटी है, लेकिन उन लोगों का हम तो किसी सरप्राइज की उम्मीद ही कर सकते हैं और होपफुली कि हमें एक ज़बरदस्त सरप्राइज ही मिलेगा। लेकिन जैसा भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही हो। एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिस्कशन तो हम करते हैं पॉलिटिकल, अगर प्रोग्राम्स आप देखें या करंट अफेयर के, तो हरमीत रिव्यू किया जा रहा है पीडीएम हुकूमत को, यानी 12-13 जमातों का कोलिशन जो है उसने क्या किया हुकूमत में आके, हमने इस पर बहुत रिव्यू किया। लेकिन एक एक्सपर्ट रिव्यू लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरबराह पिलडाट आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर बड़ा एक टू द पॉइंट और कंसर्न सवाल ये कि आप इस टेन्योर को जो कि पीडीएम गवर्नमेंट का था, 12-13 जमातों ने मिल के क्या कोशिश की पाकिस्तान को इस मकाम पे लाने के लिए जिस मकाम पे आज हम हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए एक तो ये हुकूमत थी 15-16 महीने की, ये कोई बड़े टेन्योर की हुकूमत नहीं थी, लिहाजा उससे तवक्कुआत भी उसी निस्बत से ही होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि 13 पार्टियों की कोलिशन थी। अब इस कोलिशन को कायम रखना और इसको लेके चलना ये बजाते खुद एक बड़ा कारनामा है, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग भी बड़ी स्लो होती है, पॉलिसियों पे एग्रीमेंट नहीं होता, तो बहुत आहिस्ता सुस्त काम होता है। ये हमारे ध्यान में रखना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी बड़ी कोलिशन के साथ पूरा, मुझे शक था कि ये पूरा टाइम हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम पूरा कर लिया। दूसरा काम ये किया कि असम्बली का अपनी टर्म पूरी कर ली। पाकिस्तान के अंदर ये 15वीं असम्बली है और इसमें से सिर्फ 4 असम्बलियों ने इंक्लूडिंग दिस वन अपनी टर्म पूरी की है, वरना वक्त से पहले वो फारिग होती रही हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ इनके कारनामे में शामिल किया जाना चाहिए। एक पॉजिटिव बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी का मामला बहुत ख़राब था पाकिस्तान में। इनके आने से पहले कई दोस्त मुल्क नाराज बैठे हुए थे, तो इन्होंने उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, सिचुएशन को दोबारा रिकनेक्ट किया चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, गल्फ कंट्रीज में दूसरे कुछ मुल्क थे। ये एक अच्छा काम किया इन लोगों ने। फिर ये जो हमारे मुल्क में एक सैलाब की सूरत हाल थी, उस दौरान स्पेसिफिकली आई वुड से कि जो मिनिस्टर थी क्लाइमेट चेंज की शरी रहमान, उन्होंने बहुत एफर्ट की। क्लाइमेट जस्टिस के लिहाज से उन्होंने शर्म शेख में एक बहुत लैंडमार्क फैसला करवाया, वो भी बहुत पॉजिटिव चीज़ समझी जानी चाहिए। और फिर ये भी बात है कि देखिए हम बैंकरप्सी के करीब थे, डिफ़ॉल्ट के करीब थे, उस डिफ़ॉल्ट को अवॉइड कर लेना, आई थिंक इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पर्सनल डिप्लोमेसी का भी दखल था, तो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन बातें नेगेटिव भी है, उनका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये जो लेटली इन्होंने कानून साजी की है, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कानून बनाना किसी भी असेंबली के लिए क्रेडिट की बात होती है, लेकिन ये जितनी तेज़ी में इन्होंने कानून बनाए बगैर डिबेट के, और कुछ कानून वाकई बहुत कंट्रोवर्शियल है जिससे बाद में इनको खुद भी नुकसान पहुंच सकता है, तो ये मैं समझता हूं कि एक बात इनके खाते में लिखी जानी चाहिए। और ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन का मामला है, ये भी इनके खाते का, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि पिछली गवर्नमेंट के कंटिन्यूटी में है और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये मिला जुला सा इस गवर्नमेंट का। बिलाल साहब एक और चीज जो हमने देखी, यानी ये जब नहीं थे अपोजिशन में थे तो बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि इमरान खान का दौर जब आया तो उसमें हमने ये देखा कि महंगाई भी ज्यादा हो गई और अवाम की जो चीखें थी वो भी हमें सुनाई दे रही थी। तब बहुत ज्यादा दावे किए जा रहे थे इसी 13 जमातों की जानिब से। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि क्या ये अवाम को मुतमईन कर पाए हैं और क्या इनके लिए जाना अपने हलकों में अब मुमकिन होगा? क्या जो ये वादे कर गए थे, जो दावे किए गए थे, उस पर ये पूरा उतरे हैं सर?
देखिए दावे जो किए गए थे वो तो सियासतदान अमूमन मेरे ख्याल में बगैर सोचे समझे अपने अपोनेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए बातें करते हैं। उनको अब समझ आनी चाहिए कि ऐसी बातें सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये चूंकि इन्होंने आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने आईएमएफ के साथ पर्सनल डिप्लोमेसी लगा के डिफॉल्ट से बचा लिया है, तो अब शायद ये इस काबिल हैं कि जाके लोगों के सामने बात कर सकते हैं, वरना इससे पहले तो बड़ा मुश्किल था। तो यस, ये एक इशू है जिसका इनको सामना करना पड़ेगा। ये लोगों के नजरों में एक इनका नेगेटिव पॉइंट है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद ये जाके अब इन पे डिपेंड करता है कि किस तरह कन्विंस करते हैं कि भाई दुनिया के हालात ऐसे हैं, पहले ही मामला खराब हो चुका था। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो सीधा सीधा बातें गिनवाई वो यकीनन इस हुकूमत की क्रेडिट में आती होंगी। लेकिन अगर हम रीसेंट रिव्यू की बात करें, आईएमएफ का जो हमने नवर रिव्यू पास किया बड़ी मुश्किल से, बड़ी तोगोदो के बाद, अब एक दफ़ा नर्ख बढ़े बिजली के, अब दोबारा से बढ़ रहे हैं। कल हमने जो आम आवाम की रुदात सुनाई है, हम ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ बिजली के नर्ख बढ़ने की बात कर लेते हैं। जो बिल अभी लोगों के घरों में रिसीव हो रहा है, उसके बाद बिल आ रहा है और लोगों की जाने जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बात और तैयारी की जा रही है, उस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यस वो प्रोलॉन्ग होगा, आईएमएफ का जो हमारा मुआहिदा है उसको कितना खतरा लाहक हो सकता है इस सारे सिनेरियो से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो निगरान सेटअप है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकता है, नहीं होना चाहिए। कानून में, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 2-3 महीने अगर हल्का बंदियों के लिए, हल्का बंदियों का मामला भी मशकूक है। मैं समझता हूँ कि आइन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हल्का बंदियाँ लाजमी की जाए मरदमशुमारी के बाद। उन्होंने सिर्फ एलोकेशन ऑफ सीट्स टू प्रोविंसेस की बात की है, वो हो चुका है। तो इसलिए कोई नहीं कि प्रोलॉन्ग हो, लेकिन अगर ये हुआ भी तो ये 2 या मैक्सिमम 3 महीने होगा, वो भी इसलिए कि हल्का बंदियों को इतना टाइम चाहिए होता है। लेकिन निगरान सेटअप के इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग होने की सर राना सनाउल्लाह का कल बिलाल साहब, अगर हम देखें जो कि टाइम था, जो नवंबर का टाइम था इलेक्शन का या उससे पहले अक्टूबर का, क्या आपको लगता है कि इससे अब जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने और जो मुख्तलिफ उज़रा दे रहे हैं कि भाई 2023 में भी इलेक्शन जो है नामुमकिन है, तो आपको नहीं लगता कि क्या ये आईनी तौर पर ये मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? सर इसके बारे में चूंकि एक आईनी थोड़ा सा तजाद है, एक 2 आइन के आर्टिकल्स हैं, उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक आइन का आर्टिकल कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए लाजमी, दूसरा कहता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक सीटों की एलोकेशन होनी चाहिए। तो अब इन दोनों के ऊपर मेरी इंटरप्रिटेशन तो बहरहाल ये है कि इलेक्शन 90 दिन की होने वाली बात को फौकियत है, उसको प्रेसिडेंस है। लेकिन अब ये मामला जाएगा मेरे ख्याल सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पहले फैसला करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का तो पहले ही फैसला नहीं सुना गया सर, अब क्या सुनेंगे ये लोग? सर 90 दिन का फैसला मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का तो पहले भी फैसला आया था, वो भी नहीं, उसको भी तामील नहीं की गई उस हुक्म की, तो अब क्या सुनेंगे? की बात है, लेकिन उस वक्त तो फिर भी एक बहाना ये कह सकते हैं कि 5 असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए थे। अब तो ये बहाना भी नहीं है, 5 असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आपको डिलिमिटेशन करनी है तो फिर 2 महीने चाहिए होंगे। मेरे ख्याल जनवरी में इलेक्शन हो जाना चाहिए। सर ये भी अर्ज़ कीजिएगा, सर राना सनाउल्लाह कल किसी निजी चैनल पे बैठे हुए थे, उनका इंटरव्यू मेरी नज़र के आगे पीछे से गुजरा, तो उनका कहना ये था क्लियरली कि 2023 जो है वो अब इलेक्शन का साल नहीं होगा। हल्का बंदिया सर पॉलिटिकल टेक्निकलिटीज़ जो है ना उस ग्राउंड पे आपके 4 माह तो लगते हैं सिर्फ हल्का बंदिया में, अगर आप नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के लिए प्रिटी श्योर हैं। उसके बाद सर 2 माह तो आपको सिर्फ इलेक्शन की तैयारी और आपने जो इंतखाबी अमल है उसको मेक श्योर करना है, तमाम चीज़ें करनी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों के मुताबिक। सर 6 माह तो कहीं भी नहीं गए। निगरान से ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ इंतखाबात कराना एक अहम टास्क है, लेकिन उसकी तगोदो में भी आपको याद होगा इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 पे हमने कितनी मेहनत की है कि जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जो में जाते जाते उन्होंने इतने सारे कानून पास कर लिए, तारीख कानून साजी और तरमीम हुई हैं। सर ये इतनी प्रोलॉन्ग करने की आप क्या समझते हैं, साइड इफेक्ट तो हमें होंगे ना लेटर ऑन? नहीं ये प्रोलॉन्ग होगी, मुझे यकीन है इस बात का। यू आर प्रीटी श्योर अबाउट इट? ज्यादा से जरूरी, लेकिन मोस्ट लाइकली जनवरी से आगे प्रोलॉन्ग नहीं होगा, इसलिए कि मार्च में हमारे सेनेट के भी इलेक्शन है और फिर आप आइन को तोड़ रहे होंगे। आइन को अगर आप तोड़ देंगे तो फिर मुल्क की इंटेग्रिटी का क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये ज्यादा से ज्यादा फरवरी तक प्रोलॉन्ग होंगे, इससे आगे प्रोलॉन्ग नहीं होंगे।
एक और चीज जो हमने देखी है पकड़ धकड़ की सियासत, चाहे वो खान के दौर में थी या अब थी, वो सिलसिला माजी से चला आ रहा है। सर क्या गलतियां होती हैं, क्या कोताही होती हैं? हमने देखा भुट्टो साहब को जब फांसी पर लटकाया गया तब हमने देखा कि बड़े बड़े लीडरान जिनमें आजकल वो इनके इत्तेहादी भी बने हैं, उन्होंने मिठाइयां बांटी। नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से जा रहे थे जद्दे की तरफ, तब जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो बहुत सारे लोगों ने मिठाइयां बांटी। खान इस वक्त जेल में है। ये सियासतदानों से क्या कोताही होती, क्या गलती होती जिसका खमियाजा ये फिर इनको भुगतना पड़ता है? सर आपके सवाल में इसका जवाब है, जब ये गलतियां करते हैं तो ये नहीं समझते कि ये उनको खुद भी भुगतना पड़ेगा। जो कानून बनाते हैं वो समझते हैं इसका सिर्फ इत्तलाक लिफ पे होगा। अभी ये जो इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो कानून साजी की है, उसमें जो कानून बनाए हैं, इसके बारे में उन्हें यकीन होना चाहिए कि इसका इत्तलाक उनके ऊपर भी होगा और इनको भी भुगतना पड़ेगा। तो वो जो एयर कंडीशनर निकलवाए गए थे और टीवी निकलवाए गए थे जेलों के अंदर से कैदियों की बैरक्स में से, अब उसका इत्तलाक खुद इमरान खान साहब पे भी हो रहा है, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा सबक है, आप सही कह रहे हैं, जिसको सदानों ने नहीं सीखा है। ये जब तक नहीं सीखेंगे ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे और उनके साथ मुल्क भी सफ़र करता रहेगा। सर ये ज़रा इसको स्केच कर लें थोड़ा सा, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी, जैसे कि इन्होंने अपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो चीज़ें बैरक से जेलों से निकल, उन चीज़ों की उन्हें अशद ज़रूरत है। अगर जाते जाते उजलत में जो कानून पास ये गवर्नमेंट करके जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की है, इसके अलावा बहुत सारे आपको पता है बगैर डिस्कशन के कानून साजी हुई है, आने वाले टाइम में आप देखते हैं कि वही ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे? यकीनन इस बात में तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कानून तो हमेशा के लिए होता है, लेकिन ये सियासतदानों की हुकूमत आते जाते रहती है। ये आप 16 महीने के लिए थी, अगली दफ़ा इलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे ये पता नहीं है। क्या सूबे में इलेक्ट होंगे या मरकज़ में इलेक्ट होंगे कुछ पता नहीं है, कौन आएगा। तो इसलिए जो भी अपोजिशन में होगा, और वो लाजमी कभी अपोजिशन में होंगे जो आज इक़्तिदार में हैं, तो उन सबको ये सारे भुगतने पड़ेंगे। आज उन्होंने किया है सर महंगाई का ग्राफ। सर एक और चीज जो अगर हम देखें, हम जिस तरह केसेस की बात करते हैं और जो केसेस हमने माजी में देखे, जो अब देख रहे हैं, अब आपने देखा होगा कल इमरान खान को जो है नाअहल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने भी, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सर देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का आने वाला दौर जो है मजीद तारीख होगा और इलेक्शन के हवाले से जो बात की जा रही कि जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया जाएगा। तो ऐसे में ये इलेक्शन अगर होंगे बगैर बल्ले के निशान के और पकड़ धकड़ के यही मामला चले, तो ये जो इलेक्शन कितने कंट्रोवर्शियल होंगे? सर ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन, मेरा तो नहीं ख्याल कि बल्ले का निशान उनसे लिया जाएगा। वो उनको जरूर है कि अगर वो अपने इंटरनल इंतखाबात नहीं करवाते, और ये बात आपको याद है कुछ ही देर पहले PMLN के बारे में भी कही गई थी, उनको भी कहा गया था कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर आपकी इनलिस्टमेंट जो है कैंसिल हो जाएगी। ये इलेक्शन नरमियां इस वक्त नहीं होता, उन्होंने भी करवा लिए थे, ये करवा लेंगे तो बल्ले का निशान कायम रहेगा। लेकिन बाकी जो सख्तियां हैं, इमरान खान साहब कैंपेन को लीड कर पाएंगे, बाहर आ पाएंगे, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, उसका असर कुछ ना कुछ तो होगा PTI के ऊपर। लेकिन असल बात ये होती है कि सियासी जमातें हों या सियासी लीडर हों, इनके साथ अवाम का एक दिली कनेक्शन बन जाता है। वो जब तक वो कनेक्शन कायम रहता है, ये टेक्निकल बातों से वो कनेक्शन नहीं तोड़ा जा सकता। ये हमें मालूम है, नवाज शरीफ साहब को भी, भुट्टो साहब को भी इसी तरह से हटाने की कोशिश की गई, अवाम के दिलों से निकालने की कोशिश की गई। वो दोनों मौजूद हैं आज भी। भुट्टो साहब अगर से जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी और उनका नाम आज भी चलता है। और नवाज शरीफ फिर भी जिंदा है सर, फिर आ सकते हैं सर, भुट्टो फिर भी जिंदा है। और लेकिन मैं एक चाहती हूँ आप कमेंट करें कि डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो ताहयात नाअहल किया नवाज शरीफ को, तो वो मुल्क में मौजूद नहीं है। अब इमरान खान को भी हमने नाअहली की खबर सुनाई है, बल्कि फ़ैसला सुनाया है, और उसके बाद फिर सज़ा भी और जुर्माना भी। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर अब पाकिस्तानी सियासत में हम PTI को एक्सक्लूड करते हैं, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इन तमाम तर कानून साजियों के सिनेरियो में? नहीं, PTI को एक्सक्लूड करना बिल्कुल ही गलत होगा और किसी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब पे तो एक केस चला और वो उसके अंदर कन्विक्ट हुए, और वो अब 3 साल की सज़ा है जब तक कि उसको अपील के अंदर रिवर्स ना हो जाए, और वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं 5 साल के लिए। उनकी बात अलग है, लेकिन उनकी पार्टी क्यों एक्ट होगी? उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए, जिस तरह बाकी पार्टियों के पास मौका, इसको भी मौका देना चाहिए, करना चाहिए कानून के मुताबिक। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक पार्टी मौजूद रहेगी
और इसको इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी का फायदा भी पहुंचेगा। अगरचे की गैर मौजूदगी से जो फायदा, उनकी मौजूदगी से जो फायदा हो सकता था वो शायद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जज्बाती तौर पे अवाम अब पीटीआई का साथ देंगे इमरान खान साहब की ठीक है मोहब्बत। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिल्कुल बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको पार्टिसिपेट एट एनी कॉस्ट ज़रूर करना चाहिए, कैंपेन समेत, इलेक्शन लड़ने समेत। क्या सिनेरियो होगा वो अवामी मैंडेट के तौर पर हमारे सामने आ जाएगा जब इंतखाबात होंगे। एक क्विक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और इस पूरे घंटे में एक आधा सेगमेंट ऐसा ज़रूर होता है जो आपको ये इनकरेज करता है कि आप दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, जो आप सोचते हैं यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस होल वर्ल्ड। प्रोग्राम के आगाज़ में जब मैंने टॉप स्टोरी का जिक्र किया हरमीत, तो मैंने एक ऐसी पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन आपसे कराया था जो बेसिकली अगर हम देखें तो अगर उनकी सक्सेस स्टोरी, वैसे तो उनकी ज़ुबानी सुनेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूँ तो एक तो हमारी कम्युनिटी से है, मतलब सहाफ़ी भाई हैं हमारे, फिर उनका ताल्लुक एग्जैक्टली, फिर उनका ताल्लुक हैदराबाद से है। मतलब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, तो वहाँ से पहले उन्होंने एमए किया, फिर उसके बाद लॉ की डिग्री ली, और उसके बाद वो जनाब अमेरिका चले गए सहाफ़त छोड़कर। कराची से उनका चूँकि ताल्लुक था, अब उन्होंने वहाँ पे सहाफ़त छोड़ी और वहाँ जाकर उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस डिग्री हासिल की। और उसके बाद अब जो उनका क्रेडिट है, जो कि बेसिकली पूरे सेगमेंट को रखने का मकसद है, अमेरिकी रियासत के अब वो डिप्टी शेरिफ हैं। तो वहाँ पर यकीन क्रेडिट की बात है, ये एक एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए भी। तो पाकिस्तान से दूर, अपनी मट्टी से दूर, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन करना किसी गैर मुल्क में ये यकीनन एक क्रेडिट की बात है। तो आपका तारुफ कराती हूँ, हमारे साथ काशिफ खालिद मौजूद हैं जो कि डिप्टी शेरिफ है। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल टीम की तरफ से, बल्कि हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और सबको अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने न्यूज़ कवर किया इस चीज़ को, और इस चीज़ को फ़रोग़ दिया ताकि दूसरे पाकिस्तानी भी अपने मुल्क की अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकें। यकीनन, और आपको पता है हमने पहले भी मतलब इस चीज़ की कोशिश की थी कि आपको हम ज़रूर अपने साथ ऑन बोर्ड लें, लेकिन वो टाइम हमारा टाई अप नहीं हो सका। लेकिन चलिए, आपने हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगाज़ कर लेते हैं, बल्कि मैंने क्या आगाज़ करना है, आप ही आगाज़ करिए इस चीज़ का। हम जानना चाहते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी के वो क्या एक मूवमेंट था व्हेन यू डिसाइडेड कि भी मैंने यहाँ से जाना है और मैंने ये करना है। बल्कि सोहा टिपिकल सवाल कर लें, जब आप हैदराबाद से निकले बिरयानी खा के पाजी, क्या सोचा था ऐसे कि आप वहाँ पे डिप्टी शेरिफ बन जाएंगे? Yes, that's the right question. नहीं, मैंने नहीं सोचा था, और यकीन जानिए कि मैं एक निजी चैनल में काम कर रहा था, और आपके ब्यूरो चीफ हैं समर अब्बास, जी जी, हम कभी कभी चाय के नीचे बैठते थे, और वो मुझे कहता, तू यहाँ के लिए नहीं बना, तू यहाँ से चला जा। तो और दूसरी तरफ से जो दूसरा एक साथी होते थे उनको बोलते थे, तू यहीं रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। वो आज भी वहीं पे है। तो वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनका थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया। लेकिन बात यह है कि हरमीत भाई और सोहा के पाकिस्तान में, जैसे कि आपका एक मैं प्रोग्राम देख रहा था नुसरत साहब का, कि हशर नशर, खबर नशर को वो हशर नशर बोल रहे थे। तो सहाफ़ियों की जो वहाँ पे सूरत हाल है वो बहुत ही खराब है, बहुत बुरी है। और मैं रोने लग जाऊंगा। नहीं, आप नहीं, मत रोइएगा। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फ्री खबर होगी, कि जो है ना वो विदाउट एनी पार्शियलिटी, जो है ना वो इम्पार्शियल जो खबर होगी, ये तवक्को लगाना बहुत मुश्किल है उन लोगों के साथ जो अपना 30-35 हज़ार में घर चलाए। काशिफ भाई, एक और सवाल जो मैं करना चाहता हूँ, सोहा भी बैठी है और मैं चाहता हूँ कि भाई हमें बड़ा फख्र है आप पे और आप जैसे नौजवानों पे जो बाहर जाके और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। भाई ऑन द लाइटर मूड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि डिप्टी शेरिफ क्या होता है। अब एक स्टोरी जो ब्रेक में मैं आपको बता रहा था कि हमारे सवात का एक नौजवान अमेरिका चला गया, गाँव में मशहूर हो गया कि पुत्र साड़ा DC लगाया अमेरिका विच। अब जब वो सवात वापस वहाँ के DIG साहब ने खाने में मदू किया, खाना सब कुछ लगा दस्तखान सजा। खाना खाने के बाद पुलिस वालों ने बड़े सवालात शुरू किए। तो उस जनाब ने बोला कि आपको किसने कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैं तो वहां पे डॉग क्लीनर हूँ, DC ऐसे मशहूर हो गया। पाजी आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्टी शेरिफ की बात की जाए तो इसका डिजिग्नेशन अगर पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो किसके बराबर होता है? SHO के, इंस्पेक्टर के, या हवलदार की, या किसके डिजिग्नेशन? हरमीत भाई, ये सवाल अक्सर जो है यहाँ पे किया जाता है मुझसे कि अगर आप
उधर अमेरिका में पुलिस वाले हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्या है उस चीज, रैंक क्या है? तो 3 किस्म की पुलिसिंग है। एक तो पुलिसिंग है म्यूनिसिपैलिटी की, एक सिटी है, सिटी पुलिस जिसे हम कहते हैं। उसके बाद 8-10 सिटीज को मिलाकर एक शेरिफ डिपार्टमेंट होता है, जो 8-10 सिटीज को और उनके अलावा जो जितने भी जो इलाके हैं उनको कवर करता है, तो वो उसको शेरिफ कहते हैं। और इसके अलावा होती है स्टेट पुलिस। ओके। तो मैं शेरिफ डिपार्टमेंट में हूँ और हमारे अंडर 10-11 शहर आते हैं यहाँ के, जिनको हम लुक आफ्टर करते हैं। उसमें हमारे पास जेल भी है, उसमें हमारे पास पेट्रोल डिवीजन भी है, उसमें हमारे पास नार्कोटिक्स भी है, उसमें जॉइंट जो है वो टास्क फोर्सेस हैं। जिस तरह हमारे आपके पास JIT बनती है, बिल्कुल वो बिल्कुल। खास किसी इवेंट के लिए बनती है। यहाँ पर जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर इदारे हैं, विभिन्न इदारे, जो मुख्तलिफ चीजों को लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा काशिफ, वेरी वेल एक्सप्लेन। मुझे उम्मीद है कि व्यूवर्स को ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, बिकॉज सही हम डेप्यूटी शेरिफ कह रहे हैं, लेकिन वो डेजिग्नेशन रैंक है, इसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। लेकिन चलिए आज के दिन तो हम कैच कर रहे हैं और आपसे आपकी सक्सेस स्टोरी डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफ़र है। मतलब आप जब निकलते हो अपने मुल्क को छोड़ के, अपने प्यारों को छोड़ के, अपने दोस्तों यारों को, घर वालों को छोड़ के, मूवमेंट होता है जो आपको उस वक्त तो बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे होते हैं आप, बट ऑल दो आप वहाँ से निकले। फिर अगर हम क्रिमिनल जस्टिस मास्टर की डिग्री की बात करें, वो एक लंबा ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, बहुत सारी कोशिशों और तगदो के बाद आज आप इस मकाम पे हैं। वो सक्सेस स्टोरी भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। जी, वहां से जब मैं निकला तो यहाँ पर आया और हरमीत भाई की बात की तरह DC बना था आते ही, और डिश क्लीनर। तो यहाँ पर करना पड़ता है तो यहाँ पर जी करना पड़ता है भाजी, क्या पापी पेट का सवाल है। तो मुख्तलिफ स्टोर्स पे मैं और जैसे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं वहां पे जॉब की, और ये सोचता रहा कि मुझे करना क्या है। आई वाज ट्राइंग टू फिगरिंग इट आउट कि रीइन्वेंट जिसे कहते हैं, अपने आप को रीइन्वेंट कर रहा था मैं कि मुझे करना क्या है, यानी व्हाट आई एम लुकिंग। वहां पे सहाफत आपको पता है, भागम दौड़, लाशें, बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, तो वो एड्रेनलिन रश जो था वो मुझे चाहिए था। तो यहाँ की सहाफत ठंडी है, यहाँ की सहाफत वेदर के बारे में बता देंगे, कोई गड्ढे के बारे में बता देंगे, किसी एक्सीडेंट के बारे में बता देंगे। तो मुझे और एक्सीडेंट भी बिल्ली का हो गया सर, इस किस्म बिल्ली कुत्ते का हो गया। बिल्ली पेड़ पे चढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं कि आए इसको उतारें। तो मुझे वो एड्रेनलिन रश चाहिए था, और उसके लिए मैंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट ही बेहतर है। उसके बाद जाहिर बात है उसके लिए आपको वो फुट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो आपको उस मकाम तक ले जाएं। काशिफ पाजी, जारी बात है, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे मसाइल जो हम करते करते आगे पहुंच जाते हैं। एक सफ़र होता है और मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन इंसान मुश्किलात से गुजरता हुआ निकल जाते हैं। पाजी सच बताएं, अब आप एक ऐसे स्टेटस पे पहुंच गए, कैसी जगह पे पहुंच गए जहां पे आपके ख्वाब थे और कहीं ना कहीं घर वालों की भी ख्वाहिश थी। कराची की बात की जाए, अपने हैदराबाद की बात कीजिए, बिरयानी याद आती है पाजी? हाँ, मिस करते। ओ जी, आपने जो ना वो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, दुखती रख दिया आपने। कराची की हर चीज याद आती है, कराची के पठान की चाय भी याद आती है मुझे, मुख्तलिफ जो है ना वो पठानों के पराठे भी याद आते हैं मुझे। हर चीज याद से लेकर बिरयानी तक, खीर से लेकर हर चीज मुझे याद आती है। अच्छा काशिफ, एक और चीज़ देखिए, टेक्निकल ग्राउंड्स की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग जो कि थोड़ी टची भी होती हैं, आपको समटाइम इमोशनल भी कर देती हैं। अब आप वहाँ के सिस्टम का हिस्सा हैं, जैसे शेरिफ का बताया तो आपकी 10 से ज़्यादा सिटीज़ को मिला के, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के एक शेरिफ बनता है, और आप उसको एज ए डिप्टी शेरिफ देख रहे हैं। अब ये बताइएगा कि आपने यहाँ के सिस्टम को थॉरली रीड भी किया है, आप उसका हिस्सा भी रहे हो, आपने एक्सपीरियंस भी किया, बिकॉज जब आप सहाफत में होते हो ना, तो आप ग्राउंड रियलिटी किसी और परस्पेक्टिव से ही देख रहे होते हो। सो अब आप वहाँ के सिस्टम का हिस्सा हैं, क्या आप फील करते हैं, रियलाइज करते हैं कि जो फ्लॉज हमारे पास हैं, क्या उसको कवर किया जा सकता? हमारे सिस्टम की बेहतरी के लिए टॉप ऑफ दी ऑल सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? इसको देख के तकलीफ, दुख तो होता होगा। मेरे हिसाब से बहुत दुख होता है मुझे, और वहाँ पे जो वर्दी वालों की हालत देखता हूँ मैं, पुलिस डिपार्टमेंट की, हमारे सिंध पुलिस की, और इवन यहाँ तक कि आर्मी वालों की, मैं जब सूरत हाल जब देखता हूँ, मैं कहता हूँ उनको प्रॉपर इज्जत दें आप, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दें। एक बंदा, एक जो सिपाही है, वो दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे रोड पे खड़ा हुआ है,
उसको ना आप हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनको ना आप बच्चों की एजुकेशन दे रहे हैं, उसको 15-16 हजार पे या 17 हजार पे आप उनके हाथ में रख रहे हैं कि भाई आप अपना घर चलाओ, अपनी जान भी दो, अपनी अपनी जो है ना वो सेहत को भी कंप्रोमाइज करो, अपने बच्चों की मुस्तकबिल को भी कंप्रोमाइज करो, और आप हमारा अमन भी संभालें। ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। आप उधर की पुलिस को फैसिलिटीज दें। अच्छा काशिफ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि लास्टली आप जाते जाते जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए कोई पैगाम ज़रूर दें। आपको पता है कि कितनी परसेंटेज बढ़ गई है इस चीज़ की कि एवरीवन वांट्स टू गो अब्रॉड। सबकी कोशिश होती है कि वो अब्रॉड जाएं, पढ़े लिखें, या कोई ना कोई कमाए, या कमाए का कोई ना कोई ज़रिया बने। पैगाम देना चाहते हैं कि इट्स नॉट एज मच एज ईजी एज पाए, बहुत मुश्किल होता है, क्या पैगाम देंगे? सोहा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, और अगर आप ना चाहें तो सब कुछ मुश्किल है। ठीक। अगर आप, लेकिन कंसिस्टेंसी, मेन चीज कंसिस्टेंसी है। तालीम पे ध्यान दें, कंसिस्टेंसी रखें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यही आपकी पहचान है, यही आपकी जिंदगी है और यही आपकी मौत है। इसके अलावा आप दिमाग में कुछ ना रखें, कंसिस्टेंट रहें और आप आगे बढ़ें। टाइम देखेंगे, आपका वक्त नहीं गुजरेगा, ये आप हमेशा याद रखें। घड़ी को अगर आप देखेंगे, आपका वक्त नहीं गुजरेगा। अच्छा, पाकिस्तान कब आ रहे हैं आप, हमें ये बताएं, चलिए आपको ऑन सेट होस्ट करते हैं। जी, मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आऊंगा जरूर। चलिए जी, इंशाल्लाह। आई वुड लव टू होस्ट यू फॉर द गुड मॉर्निंग पब्लिक, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग की पूरी टीम की तरफ से। ऑल दो उम्मीद ये बात बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ ग्रेजुअली काम करते चले जाएं, आप अपनी कामयाबी के करीब होते चले जाएंगे। हाँ, अलबत्ता आपको मुश्किलात ही नजर आएंगी, डेस्टिनेशन नजर नहीं आएगी, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते चले जाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे। इस थॉट के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि हम महंगाई की बात करते हैं, सियासी सिनारियों में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं इसके बारे में बात करते हैं, फिर कुछ ऐसी एनर्जेटिक और सक्सेस स्टोरीज भी करते हैं। बट ऑल दो वो मसाइल जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम को महंगाई समेत मुतासर कर रहे हैं, उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चूँकि मानसून के मौसम की हम बात करते हैं, ऑन एंड ऑफ इस तरह की कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ ज़रूर होती है जो कि बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर कर रही होती है, जिस बिकॉज हमें उसकी प्रिकॉशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता होते। शायद अगर हम एहतियात करें तो इस तरह की बीमारियों से बच सके जो कि सीजनल होती हैं। अब हम डेंगू के खासतौर पर आज के बात करेंगे, लेकिन किसी एक पर्सपेक्टिव में बात नहीं करेंगे। बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स ना होने की वजह से अस्पतालों में क्या फुकदान है सहूलियात का, अगर मेडिकेशन की बात या अगर बेड्स की बात करें, कहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, इसको एड्रेस करेंगे। सेकेंडली, आपको अपनी सेहत का कितना ख्याल रखना, अगर डेंगू जैसी मूजी मरज से बचना भी है या लड़ना भी है, तो माहिर ग़िज़ाइयत भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर लास्टली डॉक्टर साहब इस चीज़ को डिटेल में एड्रेस करेंगे कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो आप अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं या आपने क्या मेडिकेशन करनी है। तो ऑल दो इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं सुलेमान चौधरी का, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि अस्पतालों की सूरत हाल फिलहाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुलेमान, बताइएगा कि अभी फिलहाल सूरत हाल क्या देख रहे हैं? डेंगू एक बार फिर से जो है वो सर उठाने लगा है, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं? देखें जी, प्री मानसून जो है वो पहले ही शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि यकदम जो है वो डेंगू के जो पेशेंट है उसमें थोड़ा सा सर्ज है। अगर शहरों की बात की जाए तो उसमें लाहौर सबसे ज्यादा है कि जहाँ पर 100 से ज्यादा जो केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह मुल्तान है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला, सरगोदा और शेखपुरा और सियालकोट है। ये वो शहर हैं जहाँ पर जो है वो इस वक्त हाई रिस्क अजला बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर डेंगू के केसेस ज्यादा रिपोर्ट सकते हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान के बारे में महकमा सेहत ये कहता है कि गुज़श्ता साल जुलाई में जो केसेस रिपोर्ट हुए थे उसके मुकाबले में इस साल जुलाई में 7 गुना उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो इसलिए वजह यही है कि बारिशें ज्यादा हुई हैं प्री मानसून की वजह से, जो है वो डेंगू फैलने का खर्चा है। अगर लाहौर की ही बात करें तो लाहौर में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 55,000 मकामा से इस वक्त डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है और तकरीबन 100 मरीज जो हैं वो पूरे साल में अब तक रिपोर्ट हुए हैं। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई। ये तादाद तो बड़ी ज्यादा बनती है, अगर देखा जाए बड़ी ज्यादा है, 2 गुना यानी बहुत ज्यादा है। माजी में भी हमने जो हालात देखे हैं, अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या इंतजामात क्या किए गए हैं, या वही जमा जो पूंजी होती है हमारे पास वही खर्च कर लेते हैं?
जुबान की? हाँ जी बिल्कुल, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो महकमा सेहत ने एक नोटिफिकेशन तो जारी किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मानसून में क्योंकि ज्यादा खतरात होते हैं, दिसंबर तक डेंगू का सीजन चलता है, तो इसलिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट यहाँ पे कायम किए जाएं। इसके साथ साथ डेंगू जो काउंटर है वो बनाए जाए, ताकि जो कोई मरीज इमरजेंसी में आ रहा है तो उस काउंटर से उसकी रहनुमाई करके जो है उसका शिफ्ट किया जाए, या कोई पेशेंट ओपीडी में आता है। लेकिन ये देखा गया है कि मैं इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर ना तो डेंगू काउंटर जो कोई कायम हुआ है, ना ही जो यहाँ पर कोई HDU डेंगू मरीजों के लिए कोई काम किया जा सकता है। ठीक है सुलेमान चौधरी, वैसे आप बातें कर रहे हैं, ऑल दो वो सारी कोई नई बातें नहीं है। हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम सर्विलेंस की बात करें, इंस्पेक्शन की बात करें, लार्वा बहुत सारी जगहों पे बरामद होता है, और इस हवाले से हम देखते हैं कि रेट्स भी किए जाते हैं, जुर्माने भी किए जाते हैं, बट ऑल दो ये आपकी कोई अपनी सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ प्रिकॉशन भी है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज इस वक्त मुल्की हालात ऐसे कि हमने अपना ख्याल खुद रखना है। और आपको ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, एहतियाती तदाबीर बताने के लिए हमारे साथ जो सेट पर मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर ईदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ CDC, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर ताबिंदा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो आपने अपने खाने का ऐसे हालात में ख़ास ख्याल और क्या ख्याल रखना है, हम इनसे बात करेंगे। कैसी आप डॉक्टर साहिबा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा जी, आपसे बात करेंगे। डॉक्टर पहले मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम हेड ऑफ CDC की बात करें, ऑब्वियसली आप जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनको हम देखते हैं कि किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है ख़ास तौर पे। अब जो डेंगू वायरस है, ये हमें पता है कि हमने इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स बेयर किए पिछले चंद सालों में। हमने फिर से काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया था, बट ऑल तो दोबारा से एक तो मौसम ऐसा है, लेकिन हम कहाँ पे बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं, एहतियात नहीं करते, इसकी वजह से एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में लार्वास, फिर डेंगू और फिर लोग इफ़ेक्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की है, ताकि लोगों में हमारा अवेयरनेस का ये मैसेज आएगा। 1 जनवरी से अब तक के जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं मैडम, वो अब तक 438 हैं, जो 12 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डेंगू जो है उसको हम थोड़ा सा पॉलिटिकल डिजीज़ के तौर पे लेते हैं। ऐसा नहीं है, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, और 1 वीक के अंदर सिर्फ आपने पैनाडोल लेनी है, प्लेटलेट्स पे नज़र रखनी है, प्लेटलेट्स एक हद से ज़्यादा डाउन नहीं होने चाहिए। इवन 10 में 5 तक भी आ जाएं तो आपने कोई ड्रिप नहीं लगानी अनटिल अनलेस 2 से भी मरीज़ों का प्लेटलेट दोबारा 1 वीक के बाद रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जितनी अभी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है उसमें तमाम माहिरीन ने पेश किए। इस वक्त श्रीलंका में 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं। इस वक्त सिंगापुर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। द मेन इशू इज़ के केसेस का होना इतना वो नहीं है, क्योंकि लोगों को जब एक दफ़ा ये होता है उनके अंदर सेल्फ इम्यूनिटी आ जाती है। इसकी टोटल 4 स्ट्रेन होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4 डेन जो होती हैं इसकी। पाकिस्तान में जो है वो 2 और 3 ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे मल्टीपल लोगों को, क्योंकि 2011 के एपिडेमिक से अब तक हो चुका है, तो उन सब लोगों में एंटीबॉडीज़ और रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है। और अगर उन्हें होगा भी, कोविड की मिसाल आपके सामने कितना बड़ा थ्रेट के तौर पे सामने आया, लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों ने रेजिस्टेंट डेवलप हुई, और जिनको नहीं थी उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। तो इसी तरह डेंगू का भी मैक्सिमम लोगों को एक्सपोजर हो चुका हुआ है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हुई हैं। अब ये उस हद तक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा DIAG है, डेंगू एक्सपर्ट ग्रुप, और जो हमारी अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें श्रीलंका के डॉक्टर फर्नांडो ने, उन्होंने कहा हमारे साथ श्रीलंका में हर साल लाखों केसेस आते हैं, लेकिन हमने अपनी मेडिकेशन और अपनी ट्रीटमेंट को इतना बेहतर किया है कि कोई एक भी बंदे की डेथ नहीं होती। दिस इज द मेन थिंग। दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमने देखा है, जो आपने मुख्तलिफ स्टेज बयान की, हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि शदीद बुखार जो है वो हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाता है, और प्लेटलेट्स की बात की जाए, उसकी गिरावट की अगर बात की जाए, या जिस्म में जो दर्द होता है और वो शदीद किस्म का दर्द जो फील करते हैं, इस स्टेज पे क्या मशवरा आप देंगे कि जो आपने अभी जिक्र किया कि जो है उस स्टेज पर नहीं होना चाहिए, तो ये जब स्टेज पर कोई पहुंचेगा तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो इम्पोर्टेंट है CBC, जो डेंगू का CBC है, उसका हमने नोटिफिकेशन हर साल करते हैं। प्राइवेट लैब्स को हमने नोटिफिकेशन लास्ट मंथ कर दिया था,
वो जो CBC फॉर डेंगी वो 90 रुपीज़ का सब्सिडाइज रेट पे होता है। अदरवाइज अगर आप किसी भी अच्छी लैब पे जाएंगे तो वो 800 से 1000-1200 की रेंज में वो CBC करते हैं। तो एक तो 90 रुपीज़ का वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हो तो उस पर मेन चीज़ है WBC, और आपने हेमाटोक्रेट और प्लेटलेट पे नज़र रखनी होती है। अगर आपके प्लेटलेट 50,000 से कम है तो हम ऐसे पेशेंट को फौरी तौर पे एडमिट करने का कहते हैं कि आप अपने करीबी हॉस्पिटल अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएं। वो के अंडर ऑब्जर्वेशन आते हैं तो उसका सुबह और शाम 2 दफ़ा रिपीट किया जाता है। और खुदा ना खास्ता ऐसे मरीज जो ओल्ड एज के होते हैं, जिनमें कोई और कोमॉर्बिडिटी, उनको जिगर की, लंग्स की, किडनीज की या मैदे के कोई और शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोई और इस तरह की क्रॉनिक डिजीज़ चल रही होती हैं, उनमें यूजुअली इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। अच्छा, तो उसमें ये वायरस ज़रा मौलिक हमला करता है। तो उस सूरत में भी अगर ख़तरे का साइन उस वक्त होता है जब इनके ब्लड के अंदर से, चूंकि सेल बाहर नहीं आते, प्लाज्मा लीकेज स्टार्ट होती है, जिसे डेंगी शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। तो उसमें फौरी तौर पे डेक्स्ट्रॉन 40 रिप्लेस किया जाता है, जो इसकी खून की नालियों को ब्लॉक करके उस ब्लीडिंग को रोक देता है। डॉक्टर साहब वेरी वेल एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आम फहम हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की ताकि एक आम लेमैन जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रहा है उसको समझ आए कि पहले हफ्ते में क्या करना है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें करनी है। बट आपकी सारी गुफ्तगू में जो इस इम्यून सिस्टम की आप बात कर रहे थे, खा वो कोविड-19 की वजह से हो या डेंगू की वजह से, आपका इम्यून चूँकि एक दफ़ा डिजीज़ होने से मुतासर होता है, चूँकि इसकी टेंडेंसी भी हो सकती है, जैसे कोरोना वायरस 1 से 3 दफ़ा भी लोगों को हुआ है, डेंगू वायरस भी हो सकता है। डॉक्टर तबीना, आपकी जानिब आती हूँ, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि चूँकि खुराक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेंगू हमारे घरों में पिछले टेन्योर में बहुत ज़्यादा हुआ था, तो जूसेस की बहुत बड़ी तादाद, और हम लोग खाने का बड़ा ख़ास ख्याल रखते थे, लिक्विडिटी का बहुत ख्याल रखते थे। एक दफ़ा जब डेंगू वायरस हो जाता है तो उस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए, और डेंगू के दौरान क्या खुराक लेनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख, ये जो डेंगू की डाइट होती है ना, इसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2 और 3। इनिशियल स्टेज जब टेम्परेचर होता है बंदे को 104 टेम्परेचर होता है, बॉडी पेन स्टार्ट होती हैं, फ्लू होता है, ठीक है, साथ में फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ऐसे 1 से 2 सिम्टम्स शो होते हैं तो उसके बाद जो है नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतली जिसे कहते हैं, या वॉमिट आना कहते हैं। इसकी वजह से इंसान कोई सॉलिड फूड या कोई नॉर्मल डाइट जो है वो हजम नहीं कर पाता, ठीक है, जिसकी वजह से कि हम उसको लिक्विड डाइट की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। लिक्विड डाइट में जूसीज आ जाते हैं, ठीक है, वाटर जिसमें लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, कोई भी ऐसे हर्बल टीज़ वगैरह हैं, वो हम उनको रिकमेंड करते हैं। उनको सॉलिड डाइट की तरफ इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि एक तो उनका डाइजेशन प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, एक तो उनको कोई चीज़ वॉमिट की वजह से जो है ना कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, गट हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, तो हम उनको लिक्विड डाइट की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। तो रिसेंट आर्टिकल्स में जो है वो पपाया का बहुत ज़्यादा लोगों ने जिक्र सुना होगा, पपाया का, उनके लीव्स का, ठीक है। तो पपाया के लीव्स जो हैं वो 3 to 4 या 4 to 5 लीव्स जो हैं उनके जूसेस पीने से ट्वाइस अ डे इनके सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। पपाया में जो है एक एजेंट होता है पेपिन्स, ठीक है, उसको लेने से, पेपेन्स बेसिकली से कहते हैं, उसको लेने से जो है आपके जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं वो बेहतरी की जाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके अंदर एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं। इसको लेने से जो है वो सिम्टम्स रिकवरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें फ्रूट जूसेस भी लेने, क्योंकि एक तो हाइपरटेंशन के अंदर बंदा जा रहा होता है, जब बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है ना, बेसिकली डिहाइड्रेशन हो जाती है, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, हाइपरटेंशन हो गई है, और बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जो है ना प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से ऑर्गन्स जो है ना वो अफेक्टेड होते हैं। अब अच्छा डॉक्टर साहब, जो बात आपने की ताबिंदा पपीता के हवाले से, हाँ ये बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं तो वो हजम भी नहीं होता, वॉमिटिंग भी आती है। ऐसे में अगर साथ साथ ये भी देखा जाए ट्रीटमेंट, लेकिन खाने के साथ साथ अगर हम देखें जो जिस्म में दर्द होता है, शदीद किस्म का दर्द जो उठता है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हजम भी आसानी से हो सकती है और कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी पहुंचा सकती है? एनर्जी भी आपको दें। जी, एनर्जी जो होती है ना, बेसिकली फ्रूट सबसे बेहतर सोर्स है एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने का। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज फौरी तौर पे जो है हमें इंस्टेंट ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रूट जूसेस जिनमें आजकल समर है तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें गावा है, मैंगोज हैं, एप्पल हैं, पीच हैं। तो हम ये जूसेस जो है
हर पेशेंट जो है ना उसकी कंडीशन डिफरेंट होती है। अगर किसी को शुगर है तो उसको हम शुगर अवॉइड करने को कहते हैं, किसी को हाइपरटेंशन है तो हम उसको नमक जो है सॉल्ट अवॉइड करने को कहते हैं। लेकिन हर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह जूसेस रिकमेंड करने हैं। लेकिन अगर एक पेशेंट नॉर्मल है, बहुत वीक है और उसको डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, जूसेस जो है वो रिकमेंड करते हैं प्रॉपर्ली जब तक कि वो रिकवरी की फेज़ की तरफ नहीं जाता। एज रिकवर होता है, थोड़े से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं प्लेटलेट्स काउंट, तो फिर हम उसे सॉलिड डाइट की तरफ ले आते हैं, जैसे कि पॉरेज हो गया, सवैयाँ वगैरह, ताकि उसके अंदर जो है लिक्विड डाइट के बजाय जो है थोड़ा बहुत सॉलिड भी जाए। हमने उसके सिस्टम को सिर्फ लिक्विड की आदत नहीं डालनी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर तबीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका इम्यून बेहतर हो सके और रिकवरी जो है वो जल्दी मुमकिन हो सके। डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि अगर हम बात करें पिछले चंद सालों के रिकॉर्ड की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तादाद में काफ़ी हमने देखा कि कमी वाक़ई हुई है। अब लोगों को शायद अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, समझ ज़्यादा आना शुरू हो गया है, मेडिकेशन लोगों को बड़ी हमने इस हवाले से अवेयर किया है। लेकिन स्टिल अगर हम एक एक्सट्रीम सिचुएशन पर या एक्सट्रीम पॉइंट पर जाने से पहले की बात करें, चूँकि सिम्टम्स इस तरह के हैं कि आपको अब ऐसा आजकल के मौसम में बुखार भी हो रहा है, नज़ला भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, समटाइम आपको बुखार भी हो जाता है। तो वो जो डिफ्रेंशिएट करने वाला एक सीन है इनिशियल स्टेजेस पे कैटर करने के लिए, व्हाट वी शुड डू एट होम, जो घर में लोग बैठे। देखिए डेंगू जो है इसके लिए दो तीन चीज़ें जो हैं वो इसकी पहचान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। नंबर एक, डेंगू जो है ना यह लफ्ज़ से निकला है, डेंगा के हड्डियों को तोड़ने वाला बुखार, बिल्कुल पेनफुल। तो नंबर एक बुखार इसमें होगा। नंबर दो, जो आपको अगर 3 दिन तक कंटिन्यूस रहता है तो आप अपना CBC ज़रूर करवाएं, उसमें प्लेटलेट आपके डाउन आएंगे। ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, वाइट सेल्स जो कि बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प कर रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल जो हमारी ऑक्सीजन तमाम बॉडी की सेल्स को पहुंचा रहे होते हैं, और प्लेटलेट्स जो हैं तमाम ब्लीडिंग अगर कहीं पर होती है उसको हेल्प आउट करके उसको रोकते हैं। तो जब प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और इसी वजह से हम डिस्प्रिन और नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटी जो लाइक ऐसे हार्ट के पेशेंट जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे ब्लड थिन हो जाता है, उनको बंद करवा देते हैं। तो इसमें आंखों के पीछे दर्द, जॉइंट्स में पेन, नकाहत और उस भूख का ना लगना, वॉमिट, और उससे उठा नहीं जाएगा। दीज आर द मेजर सिम्टम कि मतलब अनयूजुअली उसे अपनी जिस्म में दर्द फील होगा और उसको फौरी तौर पे अपना ब्लड टेस्ट CBC जरूर करवाना। डॉक्टर साहब आपने एक और बात की अभी श्रीलंका के हवाले से, बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने दी। लेकिन अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, खासकर मैं कैपिटल में बैठा हूं तो सबकी नज़रें यहाँ पे भी होती हैं। यहाँ 3 बड़े हॉस्पिटल हैं और तीनों हॉस्पिटल्स में अगर देखा चाहे पिम्स है या ओली फैमिली है या सिटी हॉस्पिटल है, तो यहाँ की अगर मैं बात पे एक तो लेब्स की बात की जाए, या साथ साथ मैंने सिर्फ परसों MRI का पूछा है तो उसकी मशीन तीनों हॉस्पिटल में खराब है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है, फिर डॉक्टरों को अगर देखा जाए जो पहला बहुत ज्यादा डॉक्टरों की कम है, तो क्या वजूहात होती है जहां पे हम देखते हैं कि दवान जो है बड़ी मुश्किल से पेशेंट को अटेंड करते हैं और मुश्किलात भी उनको भी ज्यादा होती है। तो मुश्किलात तो वैसे चीजें हमारे सामने जो आती हैं तो हम डॉक्टर को कसूरवार तो ठहराते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब किन किन मसाइल का सामना उनको होता है? जी, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। असल में मतलब हमारे यहाँ जो मेजर इशू है मैं समझता हूँ वो है कि आपको याद होगा कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में तरक्की के लिए 5 ईयर प्लान बनाया करते थे। हर सेक्टर, हर शोबे के टारगेट्स रखे जाते थे। जनूबी कोरिया ने हमसे वो प्लान लिया था और आज वो कहाँ पहुँच गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हेल्थ चूँकि डिवॉल्व करके अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया गया है 18वीं तरमीम के बाद, और हर प्रोविंस अपने अपने तौर पर हेल्थ की पॉलिसीज़ को लेके चल रहा है। कोई आपस में उस तरह की चारों सूबों में उस तरह से हारमनी और कोऑर्डिनेशन उसका थोड़ा सा जाहिर है कि गैप है। इसी तरह फेडरल लेवल की जो अब हमारे ज़िम्मेदारी है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे हॉस्पिटल पंजाब को मिल चुके हैं। इवन शेख जायद हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास वापस आ गया था। लास्ट गवर्नमेंट ने अभी एक नोटिफिकेशन के जरिए उसको वापस किया, लेकिन उसकी भी अभी तक स्टेटस तय नहीं हुआ और उसको अभी तक फंड भी रिलीज नहीं हुआ। तो मेजर इशू
टॉप मैनेजमेंट लेवल पर एक प्रॉपर हेल्थ पॉलिसी, जिसमें देखिए हमने मशरूम ग्रोथ की तरह मेडिकल कॉलेजेस बना दिए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो बच्चा जब बाहर आएगा तो आगे उसके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ठीक। हमने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। इस वक्त पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। 2050 में अगर इसी रेट से हम बढ़ते रहे तो हम दुनिया में 4थे नंबर पे आ जाएंगे। इसी तरह हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी की जो प्रेवलेंस है वो 9.8% है। इसी तरह अगर आप हार्ट डिजीज़ देख लें, एक्सीडेंट्स की सिर्फ अगर आप डाटा निकालें तो शायद डेंगू से मच मोर ज़्यादा लोग उसका शिकार हो रहे हैं, जिसका हमने शायद कभी नाम भी नहीं। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम हार्ट पेशेंट की बात करें, नौजवानों में इसकी बढ़ती हुई रेशो की बात करें, तो ये वो टॉपिक्स इन पर यकीनन एक डिटेल सेगमेंट होना चाहिए और हम ज़रूर रखेंगे। फॉर नाउ आप लोगों ने जो भी इस हवाले से इंडिकेट किया, इंस्ट्रक्शंस दी और जो भी लोगों को आगाह करने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो समझ आ गई होगी कि आपने खुद अपनी मदद कैसे करनी है और ख़ुद आपने किस तरह से एहतियात करनी। जस्ट ऑडियंस जो हमारे घरों में देख रहे हैं, आपने अपने आप को और बच्चों को मच्छर के काटने से बचाना है। बिल्कुल। और ये वाला मच्छर यूजुअली शाम के टाइम ज़्यादा एक्टिव होता है। फीमेल मच्छर है ये, एनोफिलीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई इसको कहते हैं, इसकी स्पेशीज़ है। तो मेल से नहीं होता, फीमेल से होता है। और आपने दरवाजे बंद रखने हैं और घर के अंदर कोई ना कोई मैट, कॉयल या एंटी रिपेलेंट्स फॉर द मॉस्किटो। बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं और स्कूलों में भी उनको फुल आस्तीन के कपड़े पहना के भेजें। यानी कि आपने अगर बाहर सो रहे हैं तो कोई ना कोई मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दिस इज द मेन प्रिकॉशन। बेसिक प्रिकॉशंस बेसिकली ये वो हैं जिससे आप बच सकते हैं इस डिजीज़ से, और इसको करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो घर में इस एहतियात को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हमने क्विक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली खाना बदोश, इनको बहुत सारे दीगर नामों से भी पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी, इनकी परेशानियाँ, दर दर की ठोकरें खाना, ना कोई सहारा, ना कोई घर बार, ना कोई परमानेंट ऐसी जगह जिसको वो अपना घर कह सके। अब उनकी ज़िंदगी क्या है उसकी रुदाद हमें सुना रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। एक रिपोर्ट बनाई है ज़बरदस्त सी, आप देख कर वापस आए। हरमीत, यकीनन एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट थी। ये टोकरा जो है वैसे बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाता है और बड़ा एक आप समझ सकते हैं कि हमारी सकाफत का पुराना हिस्सा भी है, जिसको हम रिकॉल करें तो शायद मैंने इसको गांव वाली साइड पे बहुत ज़्यादा देखा है, बड़े तरीके से इस्तेमाल। वैसे सोहब, इनकी ज़िंदगी टफ भी बड़ी होती है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी बहुत करते हैं साथ साथ में। अगर चाहे वो देखा जाए, जो लास्ट कमेंट थे कि भाई हुकूमत से हमारी गुजारिश है, तो हुकूमत ने तो अपनी नस्लों को ठीक करना है, आवाम को तमाम की तरफ थोड़ा तो उनका ध्यान है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इनको हम देखना होता है, लेकिन दूसरी जानिब बहुत सारी कोताहियाँ, बहुत सारी गलतियाँ इनकी है कि काम भी ये करते हैं, मेहनती भी ये बहुत लोग हैं, लेकिन इनका बेहतरीन मशगूल बच्चे पैदा करना, और 2-3 नहीं बल्कि 12 बच्चे पैदा करने लाजिम है। तो ये जो डजन से ऊपर ये जाते हैं ना, तो ये तबाही का शिकार, उनका मुस्तकबिल भी उसी तरह दाव पे लग जाता है। फिर बहुत सारे NGOs जो हैं वो जब मैदान में जाते हैं, इनको कायल करने की कोशिश की जाती है, तो ये कहते हैं नहीं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना। हालांकि वो जो अखराजात हैं वो सारी चीज़ें वो देने को भी तैयार होते हैं। बल्कि मेरे तो इनके साथ बड़े, मेरे गाँव की तरफ, क्योंकि वो इलाका ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मुल्तान, इन मुख्तलिफ जो गर्म इलाके हैं वहाँ से ये लोग आते हैं और हम क्या करते थे, इनको खाना घर से लेके जाते थे। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आप बात करें, यकीनन उस पर एक लंबी डिस्कशन हो सकती है कि यस, इनका कितना अहम किरदार है पाकिस्तान की आबादी को मुसलसल बढ़ाने में, लेकिन ऑल दो रियाय की जिम्मेदारी फिर भी हुक्मरान हुकूमत पर और कानून पर ही आती है। कानून नाफिज किए जाएंगे तो हो सकता है हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।